Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 6th of Geographical Thought. Geographical Thought में हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे प्रीवियस क्लास में हमने स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफी कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम अप्रोचेस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अप्रोचेस में हम डिटर्मिनिज्म, निश्चयवाद देखेंगे, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, प्रोबेबिलिज्म, कल्चरल और सोशल डिटर्मिनिज्म। इन पांचों अप्रोचेस को हम डिटेल में देखेंगे, एक एक कर पहले पढ़ेंगे डिटर्मिनिज्म कि डिटर्मिनिज्म क्या है, कौन कौन फॉलोअर्स थे। ठीक है, डिटर्मिनिज्म में इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ देखेंगे। इसके साथ साथ फिर हम आगे बढ़ते हुए पॉसिबिलिज्म देखेंगे, पॉसिबिलिज्म क्या है, फॉलोअर कौन है। ठीक है, इसके बाद हम नियो डिटर्मिनिज्म देखेंगे, नियो डिटर्मिनिज्म क्या है, कौन फॉलोअर हैं। प्रोबेबिलिज्म क्या है, कौन कौन इसके फॉलोअर हैं। सोशल और कल्चरल डिटर्मिनिज्म, ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ ही हम डुअलिज्म और डायकोटोमी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ देखेंगे। डुअलिज्म और डायकोटोमी यहाँ देखेंगे, जनरल ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्प्ररी एंड स्टडी ऑफ फंक्शनल रीजन वर्सेस ज्योग्राफी ऑफ फॉर्मल रीजन। ठीक है, पहले देखेंगे जनरल ज्योग्राफी क्या है, कौन कौन इसके फॉलोअर थे। देन रीजनल ज्योग्राफी में कौन कौन थे। हार्टसोन सेफर की डिबेट के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर हम आगे जो भी रीजनल ज्योग्राफर रहे हैं उनको देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ मूव करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, कौन कौन फॉलोअर रहे हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। इसके बाद हिस्टोरिकल ज्योग्राफी वर्सेस कंटेम्प्ररी ज्योग्राफी। ठीक, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे फंक्शनल रीजन वर्सेस फॉर्मल रीजन। फंक्शनल रीजन क्या है, फॉर्मल रीजन क्या है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, अगर ये नोट्स चाहिए तो आप ज्योग्राफी नोट्स जो कि आपके यूजीसी नेट, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एचपीएससी, यूपी असिस्टेंट, सीयूईटी पीजी, यूपी पीजीटी, DSSS पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, कोई भी आपका टीचिंग एग्ज़ाम हो, यहाँ ये ज्योग्राफी नोट्स हेल्पफुल रहने वाले हैं। नोट्स का डेमो तो आप क्लास में देख ही रहे होगे, आपको अलग से क्या डेमो देने की ज़रूरत है। अगर नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल थॉट की एक सिंगल पूरी यूनिट जो ज्योग्राफिकल थॉट हम सारा कवर करा रहे हैं 299 में। अगर ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स चाहिए जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इसके साथ साथ कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल एंड आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स वाला पार्ट, कार्टोग्राफी एंड रिमोट सेंसिंग, GIS, सारा नोट्स ज्योग्राफी का जो यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी एग्ज़ाम में है तो आपको 2999 में कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। सिंगल यूनिट लेनी है तो 299 रुपये में मैसेज कर सकते हैं आप, आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं पहले हम अप्रोचेस से। ठीक है जी, पहले पढ़ेंगे अप्रोचेस और इसमें भी पहले पढ़ेंगे हम डिटर्मिनिज्म। क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनिज्म। ठीक है, अगर डिटर्मिनिज्म की बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं? निश्चयवाद। क्या बोलते हैं? निश्चयवाद। अब डिटर्मिनिज्म में क्या होता है, निश्चयवाद में क्या होता है? एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ नेचर है, ठीक है, और एक तरफ मानव है। एक तरफ कौन है? मानव है। अब देखिए, मानव यहाँ पर अगर कोई काम करना चाहता है, ठीक है, कोई काम करना चाहता है, मान लीजिए आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, लेकिन इस अप्रोच के तहत मानव नेचर के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। नेचर क्या है यहाँ पर? नेचर को एक तरह से एक्टिव एजेंट माना है, नेचर को यहाँ पर प्राइम माना है, एक्टिव एजेंट माना है, एंड ह्यूमन इसके अंडर में रहकर ही काम करेगा। ह्यूमन को क्या है? पैसिव एजेंट माना है। ठीक है, ये
मेजर डिफरेंस है, ध्यान रखना है। नेचर को एक्टिव एजेंट माना है डिटर्मिनिज्म में, एंड मानव को, मैन को पैसिव एजेंट माना है। मानव नेचर के बियॉन्ड कोई काम नहीं कर सकता है, नेचर के कंट्रोल में रहकर ही काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है आपको कि देखिए, अगर मानव बियॉन्ड नेचर जाएगा, अगर मानव नेचर के ऊपर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, मीन्स लिमिट्स को क्रॉस कर दिया, तो फिर तबाही देखने को मिलेगी, जैसा कि आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो। अब पहाड़ हैं, ठीक है, पहाड़ पर्वत हैं। अब देखिए ब्यूटी है इधर पहाड़ों में। अब यहाँ पर सेटलमेंट हो रहा है, सेटलमेंट, पहाड़ों को काट काट कर सेटलमेंट हो रहा है, रिसोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, रिसोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं। इनका नतीजा क्या निकल रहा है? हाईवेज बनाए जा रहे हैं, ठीक है, नतीजा क्या निकल रहा है? इनको बनाने के लिए पेड़ काटेंगे, सीधी सी बात है, पेड़ काट रहे हैं, प्लांट्स को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। फॉरेस्ट के आप उदाहरण भी देख सकते हो, चाहे पहाड़ी एरिया हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पेड़ों को काटा जा रहा है। तो ये क्या है? एक तरह से नेचर के साथ खिलवाड़ है। अगर नेचर के साथ खिलवाड़ होगा तो नेचर बदले में फिर पटकनी ही देगी। ये आप देख भी रहे होगे, फ्लैश फ्लड देखने को मिल जाती हैं आपको, फ्लैश फ्लड, ठीक है, कम टाइम में इतनी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, सूखा देखने को मिल रहा है, भूस्खलन देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रकृति यहाँ पर फिर अपना रूप दिखा देती है। सिंपल समझ आया डिटर्मिनिज्म क्या है? तो यहाँ पर नेचर को एक्टिव एजेंट एंड मानव को एज अ पैसिव एजेंट ट्रीट किया गया है, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट कंट्रोल्स द कोर्स ऑफ ह्यूमन एक्शन। जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल करता है क्या? ह्यूमन एक्शंस को, ठीक है। यहाँ पर एनवायरनमेंट को क्या है, या नेचर को, एनवायरनमेंट आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको एक्टिव एजेंट माना है, और मानव को क्या है? पैसिव एजेंट माना है। यहाँ तक क्लियर? कोई इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे सिंपल टॉपिक है, कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। अब देखिए, डिटर्मिनिज्म कोई एक दिन की वो प्रोसेस नहीं है कि आए रेड जेल साहब या एलन चर्चिल सैंपल आई, इन्होंने बोला तो तुरंत ही स्टार्ट हो। ये एक हिस्ट्री है, मीन्स पहले से चला आ रहा है। डिटर्मिनिज्म इतिहास से चला आ रहा है। चाहे आप हेरोडोटस देखिए, हेरोडोटस के बारे में हमने पढ़ा है, स्ट्रैबो देखिए, स्ट्रैबो के बारे में, तो आप जितने भी एंशिएंट ज्योग्राफर देखोगे उन्होंने भी प्रकृति की बात की है, ठीक है, उन्होंने भी प्रकृति की बात की है, प्रकृति से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। चाहे वो फिर अरिस्टोटल हो, ठीक है, अरिस्टोटल इन्होंने भी बताया, चाहे मोंटेस्क्यू हो, ठीक, सभी ने क्या है? नेचर से रिलेटेड बात बोली है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी उनको देखना है, वहाँ पर हमने हेरोडोटस के जिक्र में, हेरोडोटस पढ़ा है, वहाँ पर भी नेचर का जिक्र है। स्ट्रैबो पढ़ा है, वहाँ पर अरिस्टोटल ने भी बताया है कि जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल एरियाज़ के लोग हैं इनमें क्या डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है, सब क्लाइमेट की वजह से ही तो जो डिफरेंस है। मोंटेस्क्यू ने भी बताया, ठीक है। अल मसूदी आए, अल मसूदी जो अरब जोग्राफर हैं, अरब जोग्राफर्स इनका भी कंट्रीब्यूशन डिटर्मिनिज्म में एक तरह से रहा है। तो डिटर्मिनिज्म का इतिहास पुराना रहा है, पहले से चला रहा। तो इसके फॉलोअर्स देखें, इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं फॉलोअर्स। हिपोक्रेट्स, अरिस्टोटल, थ्यूसडाइट्स, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, मोंटेस्क्यू की स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है, ये सही है मोंटेस्क्यू, एंड जॉर्ज थैटम, इमैनुअल कांट, रिटर, हम्बोल्ट, डार्विन, ये क्या है? फॉलोअर्स हैं किसके? डिटर्मिनिज्म के, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डिटर्मिनिज्म में भी साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म की बात, साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म की बात किसने की?
साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म की बात चार्ल्स डार्विन ने की है। द ओरिजिन ऑफ साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, साइंस से रिलेटेड, साइंस से संबंधित, जिसको एक तरह से प्रूव किया गया हो, ठीक है। साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म लाई इन द वर्क ऑफ चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी 1859 में दी। कब? 1859 में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन के बारे में हमने बताया है, पढ़ाया है, एक अलग से पूरा इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है जी। चार्ल्स डार्विन आप पढ़ सकते हो, 3rd क्लास में हमने पढ़ाया था इनके बारे में भी। तो आप अगर प्रीवियस क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखना है, ठीक है। तो साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म किसके वर्क से झलकता है? स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? ओरिजिन चार्ल्स डार्विन के वर्क से हुआ। द फाउंडर ऑफ द न्यू डिटर्मिनिज्म वॉज रेडजेल। अब देखिए नींव किसने रखी? जो ये डिटर्मिनिज्म, हालांकि चल सॉरी, इतिहास हमने बताया कि हेरोडोटस, ठीक है, स्ट्रैबो, अरिस्टोटल, अरब जोग्राफर, सबका योगदान रहा है, लेकिन अब इसको एक तरह से एज अ अप्रोच जो माना वो किसके वर्क से दिखाई देता है? रेडजेल के वर्क से दिखाई देता है। द फाउंडर ऑफ द न्यू डिटर्मिनिज्म वॉज रेडजेल। नाम याद रखना है, इसीलिए इनका नाम रेडजेल का नाम याद रखना है। रेडजेल ने क्या बोला था? सिमिलर लोकेशंस लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। मीन्स एक जैसी लोकेशन, ब्रिटिश और जापान का हमने पहले भी उदाहरण दिया है, ठीक है, जब रेडजेल के बारे में पढ़ाया कि सिमिलर लोकेशन है, मीन्स ब्रिटिश आइलैंड है या ब्रिटिश आइल बोल सकते हैं, ब्रिटिश आइलैंड है और एक तरफ जापान है, एक तरफ जापान है। अब इनमें क्या है? सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। इसीलिए रेडजेल ने बोला सिमिलर लोकेशंस लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। किसने बोला है? रेडजेल ने। उदाहरण भी दिया है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से आइलैंड को लिया है, ब्रिटिश आइल और जापान, या सिंपली कहें जो ब्रिटिश आइलैंड है और जापान है। अपने इस जो स्टेटमेंट है इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने ब्रिटिश आइलैंड और जापान को लिया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सिमिलर लोकेशंस लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ, रेडजेल ने कॉन्सेप्ट दिया। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट कौन कौन है? चार्ल्स डार्विन, WM डेविस, एलन चर्चिल सैंपल। इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है एलन चर्चिल सैंपल का। इन्होंने बोला मानव पर्यावरण की धूल की भी धूल है। मानव पर्यावरण की धूल की भी धूल है। मीन्स पर्यावरण के विरुद्ध मानव कोई भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। हंटिंगटन इनका योगदान रहा है, रेडजेल इनका योगदान रहा, एंड जी टेलर इनका भी योगदान रहा है, ठीक है। तो टेलर का योगदान रहा है। अब कौन से टेलर हैं ये भी देखना होगा। टेलर भी आते हैं इसमें, लेकिन जो ग्रिफ्थ टेलर हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। अभी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म दिया ग्रिफ्थ टेलर ने, ठीक है। बुक्स में टेलर नाम पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ टेलर लिखा है, बाकी आप देख लेना। ग्रिफ्थ टेलर तो जो नियो डिटर्मिनिज्म है वहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन रहा। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट ग्रिफ्थ टेलर ने ही दिया, ठीक है। कौन से टेलर हैं एक बार आप भी कमेंट कर देना अगर आपको पता हो तो, ठीक। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट फिर से रिवाइज कराते हैं। डार्विन, डेविस, एलन चर्चिल सैंपल, हंटिंगटन एंड रेडजेल। यहाँ पर हमने लिखा भी है मानव प्रकृति की धूल की भी धूल है। किसने बोला? एलन चर्चिल सैंपल ने। हंटिंगटन के अनुसार हंटिंगटन ने क्या बोला था? जो रिलीजन और रेशियल करेक्टर हैं, रिलीजन एंड रेशियल करेक्टर आर द प्रोडक्ट ऑफ क्लाइमेट। सब प्रोडक्ट हैं किसके? क्लाइमेट के, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी रिलीजन ले लीजिए, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पर ही, डिपेंड करता है क्लाइमेट पर भी एक तरह से
इसके ही प्रोडक्ट हैं। जैसे इस्लाम धर्म ले लीजिए, इस्लाम धर्म, ठीक है, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों को देख लीजिए। अब दोनों में क्या है, इस्लाम में डेथ होने के बाद जो बॉडी होती है, बॉडी को दबाया जाता है, बॉडी को दबाया जाता है। एंड हिंदू धर्म में जो बॉडी है उसको जलाया जाता है, उसको जलाया जाता है। तो ऐसा क्यों? अब देखिए, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई? ठीक है, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई? यहाँ पर डेजर्ट है, रेतीली ज़मीन है, ज़मीन रेतीली होगी तो वहाँ पर क्या पेड़ पौधे उगेंगे? पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फिर जलाओगे कैसे? बॉडी को जलाओगे कैसे? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। इसलिए वहाँ पर देखिए रेत ही रेत है, डेथ हो जाती है, उससे दबा दिया जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट आया हिंदू धर्म में। अब मान लीजिए जलाया जाता है। अब इस धर्म की उत्पत्ति जो हिंदुइज्म है, कहाँ उत्पत्ति हुई? इंडिया में हुई, इंडिया में। अब इंडिया में देखिए वनस्पति पाई जाती है, पेड़ पौधे अच्छी मात्रा में है, तो लकड़ी होती है, लकड़ी होगी तो जलाने का कॉन्सेप्ट रहा है। तो ये क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें, कपड़े पहनना, इस्लाम धर्म में जो कपड़े सर को पूरा ढकते हैं, क्योंकि वहाँ रेत ही रेत उड़ता है, रेत ही रेत उड़ता है, ठीक है। अब केरला के, अब मान लीजिए इंडिया में केरला के पीपल, केरला के लोग पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं या जूते बहुत कम पहनते हैं, अब पहनने लगे हैं। लेकिन अगर आप 10-15 साल पहले भी देखोगे वहाँ नहीं पहनते, अभी भी नहीं पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ देखिए टेम्परेचर ज़्यादा है और मॉइस्चर रहता है, ठीक है, इस वजह से भी, ये भी रीज़न है। तो इसी को ही एक तरह से कल्चर मान लेते हैं, इसी को ही क्या है, कल्चर मान लिया जाता है। तो हंटिंगटन ने जो बोला, धर्म और जो रेशियल करैक्टर हैं ये प्रोडक्ट हैं सब किसके? क्लाइमेट के। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम पॉसिबिलिज्म को। किसको देखते हैं? पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म में क्या बोला गया है? मैन एज एन एक्टिव एजेंट। एक तरह से ये डिटर्मिनिज्म का अपोजिट है, डिटर्मिनिज्म का अपोजिट है, ठीक है। तो डिटर्मिनिज्म का अपोजिट है पॉसिबिलिज्म। यहाँ पर मैन को क्या है? मैन को एक्टिव एजेंट माना गया है, मानव को एक्टिव एजेंट माना गया है। यहाँ पर बोला गया है अगर मानव काम नहीं करेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, यहाँ पर मिनरल्स ही मिनरल्स हैं, ठीक है, अगर मानव उन्हें नहीं खोजेगा टेक्नोलॉजी के थ्रू या कोई वर्क नहीं करेगा, ठीक है, तो कैसे डेवलपमेंट होगा? तो पॉसिबिलिज्म क्या बोलता है? मैन को एक्टिव एजेंट बताता है, ठीक है, नेचर को यहाँ पैसिव बताया गया है, ठीक है। मानव यहाँ अपने यूज़ के लिए नेचर का ह्रास कर सकता है, नेचर को एक्सप्लॉइट कर सकता है पॉसिबिलिज्म कॉन्सेप्ट में, ठीक है। पॉसिबिलिज्म ये जो नेम है किसके द्वारा दिया गया? लुसियन फैब्रे के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? लुसियन फैब्रे। नाम याद रखना है, लुसियन फैब्रे। कब? 1922 में। ये भी ध्यान रखना है, डेट पूछ ली जाती हैं। अदर फॉलोअर्स कौन कौन है? विडेल डी लाबिलास इम्पोर्टेंट नाम है, विडेल डी लाबिलास, जीन ब्रून्स, फ्लोर, H.J. फ्लोर, ठीक है, ये नाम याद रखने हैं। फैब्रे, विडेल डी लाबिलास, जीन ब्रून्स, फ्लोर, ये नाम सारे याद रखने हैं। पॉसिबिलिज्म में क्या बोला गया है? देयर इज नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज, ठीक है, सभी जगह क्या है? पॉसिबिलिटी है, बस आप उनको यूज कीजिए, ठीक है। देयर इज नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज, आवश्यकता नहीं है, सब जगह क्या है? पॉसिबिलिटी है, संभावना है। आपको जो चीज़ मिले जहाँ पर टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक, ये पॉसिबिलिज्म में बोला गया है। H.H. बैरोज द प्रोमिनेंट इकोलॉजिस्ट गेव ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू मैन देन टू एनवायरमेंट। ये भी फॉलोअर थे H.H. बैरोज, ठीक है, किसके? इन्होंने ह्यूमन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया, ह्यूमन
इकोलॉजी, HH बैरोज फॉलोअर थे ये किसके, पॉसिबिलिज्म के। द प्रोमिनेंट इकोलॉजिस्ट गेव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू मैन देन टू एनवायरमेंट। कार्लोस आर ने कल्चरल ज्योग्राफी में इनका योगदान रहा है। कल्चरल लैंडस्केप की बात की, कल्चरल लैंडस्केप की, ठीक है, कल्चरल लैंडस्केप की। कल्चरल हर्थ टर्म कार्लोस आर ने दी, कल्चरल हर्थ। कल्चरल हर्थ का मतलब होता है जहाँ से किसी चीज़ का ओरिजिन हो, कोई भी कल्चर का ओरिजिन हो, उसे कल्चरल हर्थ बोला कार्लोस आर ने। पूछा जाता है कल्चरल हर्थ किसने दिया, कार्लोस आर। कल्चरल लैंडस्केप कार्लोस आर। कल्चरल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी कार्लोस आर को ही माना जाता है। इनकी स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले स्कूल में हुई। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आगे भी संभावना है पूछा जाए, इसलिए यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले स्कूल, रिलेटेड है कार्लोस आर से। HJ फ्लावर ने क्लाइमेटिक बायोटिक रीजन्स की जगह क्या बोला, क्लाइमेटिक बायोटिक रीजन्स की जगह रीजन्स ऑफ एफर्ट, रीजन्स ऑफ हंगर एंड इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स की बात की, ठीक है। तो यहाँ पर हंगर वगैरह, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रीजन्स ऑफ एफर्ट, इनकी बात किसने की, HJ फ्लावर ने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए हैं, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, तो दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म जिसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ का नियम, या रुको और जाओ निश्चयवाद, ठीक है, नव निश्चयवाद या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। किसने दिया, ग्रिफ्थ टेलर ने। किसने दिया, ग्रिफ्थ टेलर ने, जो कि ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं थे, सॉरी, ठीक है, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ग्रिफ्थ टेलर। इनके द्वारा ही नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया। ग्रिफ्थ टेलर को एक तरह से ऑलराउंडर बोला जाता है। ग्रिफ्थ टेलर को ऑलराउंडर क्यों बोला जाएगा, देखिए इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में भी वर्क किया, ह्यूमन ज्योग्राफी में भी वर्क किया, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में भी वर्क किया। इनका वर्क ज्योग्राफी के हर एक फील्ड में देखने को मिल जाएगा, इसलिए ही इनको ऑलराउंडर बोला जाता है। ज्योग्राफी के ऑलराउंडर ग्रिफ्थ टेलर को बोला जाता है, ठीक है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, इसमें क्या है, जैसे आप जब रोड पर जाते हो, सिग्नल देखते हो, यहाँ पर जब रेड होता है तो सब रुक जाते हैं, ठीक है, और जब येलो होता है, येलो क्या करता है, रुकने का संकेत देता है, येलो जलता है तो रुकने का संकेत देता है, एंड जब ग्रीन होता है तो ग्रीन जाने का संकेत देता है, ठीक है जी। तो ऐसे ही इन्होंने बताया कि आप नेचर की चीज़ों का यूज़ कीजिए लेकिन लिमिट में रहकर। इस तरह से इन्होंने बताया है कि आपको यूज़ करना है लेकिन एक लिमिट में रहकर, चीज़ों का ज़्यादा ह्रास ना हो, ठीक है, आगे फ्यूचर के लिए भी बची रहें। तो ये नियो डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। इसमें क्या बोला है, इट पजेस दैट ह्यूमन्स कैन अडेप्ट एंड मॉडिफाई देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, ह्यूमन क्या है, अडेप्ट और मॉडिफाई कर सकता है, बट मस्ट डू सो विद इन द लिमिट्स एंड पॉसिबिलिटीज ऑफर्ड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट, ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह इन्होंने बताया है कि कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे रेड लाइट होती है, ठीक है, रेड लाइट हो तो रुक जाओ, मीन्स ज़्यादा अगर इस्तेमाल कर लिया हो तो रुक जाइए। पीला इसलिए संकेत देता है कि अब आप को रुकना है, ठीक है, लाल पर रुक जाना है, ग्रीन पर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब किसी एरिया में रिसोर्सेज हैं, आप उनका इस्तेमाल करते 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 एक आखिरी एंड तक पहुंच गए तो आपको यहाँ रुक जाना है, बियॉन्ड जाओगे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो यही बोला है नियो डिटर्मिनिज्म में। प्रोबेबिलिज्म में
ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? OH स्पैट ने। किसने दिया? OH स्पैट ने, जो कि इंग्लिश ज्योग्राफर थे। इसमें क्या बोला है? द व्यू डेट ऑल्दो द फिजिकल एनवायरमेंट डज नॉट यूनिक्वली डिटरमाइन ह्यूमन एक्शंस, इट डज नेवरदीलेस मेक सम रेस्पॉन्स मोर देन अदर्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिज्म। बस नाम याद रखना है। प्रोबेबिलिज्म किसके द्वारा दिया गया? OH स्पैट के द्वारा, जो कि एक इंग्लिश ज्योग्राफर थे। ठीक जी, प्रोबेबिलिज्म समझ आया। प्रोबेबिलिज्म में देखिए, इसमें बोला गया था कि पर्यावरण जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है ह्यूमन को, ह्यूमन के एक्शंस को, ह्यूमन के एक्शंस को। ठीक है, कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एब्सोल्युटली उसको क्या है, डिटरमाइन करना चाहिए। ठीक है, कुछ मौका भी यहाँ पर देना चाहिए। ये प्रोबेबिलिज्म में बोला गया है। सिंपल नाम याद रखना, OH स्पैट, इंग्लिश ज्योग्राफर। ठीक, नेक्स्ट है कल्चरल और सोशल डिटर्मिनिज्म। किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया? एडवर्ड उलमैन के द्वारा। इसमें क्या है? आवर थॉट्स डिटरमाइन आवर एक्ट्स। जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। हमारे जो थॉट हैं वही हमारे जो एक्ट्स को डिटरमाइन करते हैं। आपके दिमाग में जो चल रहा है, आप जो सोच रहे हो, ठीक है, आपके थॉट डिटरमाइन करते हैं आपके एक्शन को ही। एंड आवर एक्ट्स डिटरमाइन द प्रीवियस नेचर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और जो आपके एक्ट है वो डिटरमाइन करते हैं किसको? जो वर्ल्ड के प्रीवियस नेचर ऑफ द वर्ल्ड है उसको। ठीक है, एडवर्ड उलमैन ने उदाहरण भी दिया है, इससे समझ आ जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, रोड दैट द एनवायरमेंट इज इसेंशियली न्यूट्रल, इट्स रोल बीइंग डिपेंडेंट ऑन द स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टाइप ऑफ कल्चर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेंजिंग सोसाइटी। ठीक है, तो एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट को क्या रहना चाहिए? न्यूट्रल। बट इसका रोल कब चेंज हो जाता है? ठीक है, जब टेक्नोलॉजी क्या है कि स्टेज चेंज हो रही है। पहले टेक्नोलॉजी क्या थी, अब टेक्नोलॉजी इतनी बूस्ट हो गई है, तो उस हिसाब से ही चेंजेस आने चाहिए। कल्चर, टाइप ऑफ कल्चर या अदर करेक्टरिस्टिक्स हैं जो सोसाइटी की चेंज हो रही हैं, उसके हिसाब से एनवायरनमेंट में चेंज होना चाहिए। तो ये है क्या? कल्चरल और सोशल डिटर्मिनिज्म। तो यहाँ तक हमने ये 5 देखे हैं। इनमें कोई दिक्कत हो तो आप बताना, एक बार रैपिड रिवीजन करा देते हैं, बता देते हैं अभी तक हमने क्या क्या कराया है। डिटर्मिनिज्म शुरू किया था, निश्चयवाद। इसमें मानव क्या है? पैसिव है और नेचर एक्टिव एजेंट है। ठीक है, इसके फॉलोअर्स याद रखना, हिपोक्रेट्स, अरिस्टोटल, थ्यूसिडाइड्स, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, मोंटेस्क्यू, थैटम, कांट, रिटर, हम्बोल्ट, डार्विन। ठीक है, और यहाँ पर जो सिमिलर लोकेशन लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ, रेडजेल ने बोला, उदाहरण भी दिया है। ब्रिटिश आइलैंड और जापान का एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट्स में डार्विन, डेविस, सैंपल, हंटिंगटन, रेडजेल आते हैं। ठीक है, हंटिंगटन ने बताया रिलीजन एंड रेशियल करेक्टर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ क्लाइमेट। फिर आता है पॉसिबिलिज्म। ये एक तरह से किसके अपोजिट आया था? डिटर्मिनिज्म के। इसमें मानव को एक्टिव एजेंट बोला गया है कि मानव अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार एनवायरनमेंट का ह्रास कर सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिज्म टर्म लूसियन फैब्रे के द्वारा दी गई। फॉलोअर्स हैं फिडेल डी लाविलास, जीन ब्रून्स, H.J. फ्लोर। ठीक है, देयर इज नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज, ये पॉसिबिलिज्म में है। H.H. बैरोज रिलेटेड है ह्यूमन इकोलॉजी से। कार्लोस आर लैंडस्केप, कल्चरल लैंडस्केप, कल्चरल हर्थ का कॉन्सेप्ट दिया। H.J. फ्लार, इन्होंने क्या है? क्लाइमेटिक बायोटिक रीजन्स की जगह रीजन्स ऑफ एफर्ट, रीजन्स ऑफ हंगर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन्स की बात की। नवनिश्चयवाद, ग्रिफ टेलर, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ट्रैफिक लाइट की तरह यूज करना चाहिए। ठीक है, जब ज़्यादा ती हो जाए तो रुक जाना चाहिए। प्रोबेबिलिज्म OH स्पैट द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, इसमें एनवायरनमेंट ह्यूमन एक्शंस को कंट्रोल करे बट नॉट एब्सोल्युटली, ये लाइन बोली गई है। कल्चरल और सोशल डिटर्मिनिज्म, एडवर्ड उलमैन यहाँ पर बोला है हमारे थॉट ही डिटरमाइन करते हैं हमारे एक्शन को, और हमारा एक्शन ही डिटरमाइन करता है जो नेचर ऑफ द वर्ल्ड है उसको। ठीक है, उदाहरण भी दिया है एडवर्ड
उलमैन ने। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा किसके बारे में, अप्रोचेस के बारे में। अब देखेंगे हम डुअलिज्म एंड डायकोटोमीज। डुअलिज्म और डायकोटोमी की अगर बात करें, देखिए डुअलिज्म और डायकोटोमी, पहले इनका मीनिंग समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि जनरल ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल, फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी वर्सेस कंटेम्प्ररी एंड फंक्शनल रीजन्स वर्सेस फॉर्मल रीजन्स। देखिए डुअलिज्म समझाने के लिए कैसे समझाते हैं, ये कोई एक इंसान है, ये कोई एक इंसान है। ठीक है, अब ये इंसान थोड़ा वैसा बन गया है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। अब देखिए एक इंसान है, इसमें ब्रेन भी है, मीन्स इसके अंदर दिमाग भी है। ठीक है, और इसके अंदर दिल भी है। ठीक है, हाँ इसका दिल है। ठीक है, एक ही इंसान के अंदर दिमाग भी है, दिल भी है, तो मीन्स इसका ये हुआ कि सेम सब्जेक्ट एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, इसको बोलते हैं डुअलिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं डुअलिज्म। स्कॉलर्स, अब देखिए डुअलिज्म में क्या होता है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। पूछ लिया कि ब्रेन सुपीरियर है या हार्ट सुपीरियर है, तो यहाँ पर दोनों सुपीरियर होंगे, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करेंगे। लेकिन डायकोटोमी में ऐसा होगा कि अपने को सुपीरियर मानेंगे दूसरे से, इसमें पूरी तरह से अलग हो जाएंगी अप्रोचेस। जैसे इसमें क्या है, डिवीज़न हो जाएगा सब्जेक्ट का, पूरी तरह से डिवीज़न ऑफ अ सब्जेक्ट, डिवीज़न ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट का क्या है, डिवीज़न हो जाएगा। स्कॉलर्स यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। समझ आया? देखिए डुअलिज्म में क्या होता है, सेम सब्जेक्ट दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिट करता है, लेकिन डायकोटोमी में अलग अलग सब्जेक्ट हो जाएंगे, डिवीज़न ऑफ अ सब्जेक्ट, जैसे मेल फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से अलग कर कर देखा है मेल और फीमेल को, लेकिन यहाँ जो सेम सब्जेक्ट एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, ये डुअलिज्म है। डायकोटोमी में ये पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, और स्कॉलर्स जो थ्योरी या अप्रोचेस हैं उसको क्या है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्लियर हुआ दोनों में? ठीक है, तो यहाँ हम डायकोटोमी देखते हैं, जनरल ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी। स्टार्ट करते हैं जनरल वर्सेस रीजनल से। जनरल को आप क्या बोल सकते हो, यूनिवर्सल ज्योग्राफी भी क्या बोल सकते हो, यूनिवर्सल ज्योग्राफी। ठीक है, इसको रीजनल को आप पर्टिकुलर ज्योग्राफी भी बोल सकते हो, पर्टिकुलर ज्योग्राफी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जनरल, यूनिवर्सल, इसको रीजनल एंड पर्टिकुलर, इसको एक और बताया था ईडियोग्राफिक। रीजनल को ईडियोग्राफिक बोलते हैं, ईडियोग्राफिक, एंड जनरल को नोमोथेटिक बोलते हैं। भूले तो नहीं है, नोमोथेटिक। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, ईडियोग्राफिक और नोमोथेटिक, यूनिवर्सल, जनरल, और यहाँ रीजनल, पर्टिकुलर। ये जो इशू था जनरल वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी का, हालांकि वारेनियस ने पूरी तरह से अलग नहीं बताया था, एक तरह से नींव रखी थी, इस इशू को रेज किया था। ठीक है, और ये भी बताया था कि दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है। वारेनियस ने इनको अलग कर कर नहीं देखा था, बस उन्होंने एक तरह से नींव रखी थी। द इशू रेज्ड बाय वारेनियस इन द 17th सेंचुरी। जनरल ज्योग्राफी का मीन्स क्या है? जनरल ज्योग्राफी कंसर्न्ड विद द फॉर्मूला ऑफ जनरल लॉज। इसमें क्या आते हैं? जनरल लॉज, प्रिंसिपल्स एंड जेनरिक कॉन्सेप्ट। और जो स्पेशल ज्योग्राफी है इसमें क्या है, हम रीजनल ज्योग्राफी की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछने लगे हम
न्यूटन का लॉ या फिर यूनिवर्स के बारे में बात करें, सोलर सिस्टम के बारे में बात करें, सोलर सिस्टम, ठीक है, या फिर कोई ऐसा लॉ जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, जैसे यहाँ पर न्यूटन के लॉ की बात की, या फिर और कोई प्रिंसिपल है जैसे गैसियस हाइपोथेसिस है कांट की, तो ये सभी जगह क्या है मानी जाएंगी। लेकिन रीजनल की अगर बात करें क्षेत्रीय रूप से, जैसे विडेल डी लाबिलास ने पेज का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, या कोई एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, रीजनल ज्योग्राफी में। क्लियर हुआ। जनरल और यूनिवर्सल, और देखिए जनरल ज्योग्राफी को यूनिवर्सल भी बोलते हैं, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी भी बोलते हैं, एंड रीजनल को स्पेशल ज्योग्राफी, पार्टिकुलर ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी, और हमने एक और बताया ईडियोग्राफिक, और इसको क्या है नोमोथेटिक ये भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, नोमोथेटिक, ठीक है, तो ये भी लिख लेना है साइड में। अब देखिए हार्टसोन शेफर की डिबेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हार्टसोन जो कि अमेरिकन ज्योग्राफर, हार्टसोन फॉलो करते थे किसको, रीजनल ज्योग्राफी को, या यूं कहें एरियल डिफरेंशिएशन, ये किससे रिलेटेड है, हार्टसोन से। एरियल डिफरेंस, इसमें इन्होंने किसी पर्टिकुलर एरिया की बात की है, पर्टिकुलर रीजन की बात की है, तो हार्टसोन अमेरिकन ज्योग्राफर किससे रिलेटेड है, एरियल डिफरेंशिएशन से। इनकी बुक है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, इम्पोर्टेंट है, 1939 क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा। नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 किसकी बुक है, हार्टसोन की। इसमें इन्होंने क्या बताया, ज्योग्राफी इज रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है, इन्होंने ज्योग्राफी को क्या है, रीजनल ज्योग्राफी बोला। वहीं दूसरी तरफ सेफर ने क्या बोला, सेफर कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड एंड यूनिवर्सल लॉज इन ज्योग्राफी। इन्होंने क्या है, यूनिवर्सल लॉज, साइंटिफिक मेथड्स की बात की कि ज्योग्राफी किस पर डिपेंड है, यूनिवर्सल लॉज पर। इन्होंने जो रीजनल कॉन्सेप्ट था उसको नकारा एक तरह से, ठीक है, और यूनिवर्सल लॉज की बात की। सेफर क्रिटिसाइज द ओल्ड मेथड, यानी कि ओल्ड मेथड मतलब रीजनल ज्योग्राफी को क्रिटिसाइज करने वाले कौन थे, सेफर, एंड प्रमोटेड जो रीजनल ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट था प्रमोट किया गया हार्टसोन के द्वारा, इसको क्रिटिसाइज करने वाले सेफर थे, ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखें। अब देखिए यहाँ हार्टसोन और सेफर के बारे में बताया गया है। हार्टसोन याद रखना है एरियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, बुक है इनकी नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, और जो सेफर हैं ये फॉलो करते थे यूनिवर्सल लॉज को, ये ध्यान रखना है। वारेनियस के बाद हालांकि हम्बोल्ट भी आए थे। हम्बोल्ट स्पेल्ड आउट द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक और रीजनल ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नींव रखी थी किसने, वारेनियस ने। नींव रखने वाले वारेनियस थे जनरल वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी की, लेकिन जो इनको अलग किया वो अलग करने वाले हम्बोल्ट महोदय थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग यहाँ पर पूछा जाए कि स्टार्टिंग किसने की, नींव किसने रखी, तो वारेनियस। अगर पूछें अलग किन्होंने किया तो हम्बोल्ट, ध्यान रखना है। हम्बोल्ट ने सिस्टमेटिक और रीजनल ज्योग्राफी को अलग किया। हम्बोल्ट डिवाइडेड द सब्जेक्ट मेथड ऑफ ज्योग्राफी इनटू यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी, ठीक है। तो जो हम्बोल्ट थे इन्होंने जो ज्योग्राफी है इसके सब्जेक्ट मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक यूरेनोग्राफी और एक ज्योग्राफी। यूरेनोग्राफी में क्या है, डेस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी की बात की, एंड ज्योग्राफी डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ फिनोमिना दैट एग्जिस्ट टुगेदर इन एन एरिया। तो एक तरफ तो बात कर रहे हैं जनरल लॉज की और एक तरफ बात कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक एरिया की, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो डिवाइड करने वाले कौन थे, हम्बोल्ट ने दो पार्ट में डिवाइड किया, यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी।
याद रखना, यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी किन्होंने, हम्बोल्ट महोदय ने, ठीक है, हम्बोल्ट साहब ने, ध्यान रखना है। हम्बोल्ट वॉज एंगेज इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमेटिक फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, हम्बोल्ट, हालांकि इनका झुकाव किधर था, सिस्टमेटिक फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ था, सिस्टमेटिक फिजिकल ज्योग्राफी, वाइल रिटर टू अ कंसिडर्ड एक्सटेंट वॉज अ रीजनल ज्योग्राफर, ठीक है। हम्बोल्ट की अगर झुकाव देखें तो किधर था इनका, सिस्टमेटिक, यहाँ पर हमने बताया ना, ये देखिए ध्यान से देखना है, ये सिस्टमेटिक जो कि यूनिवर्सल और जनरल ज्योग्राफी है, हम्बोल्ट का झुकाव इधर था और रिटर का इधर था, लिखे देते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना है। हम्बोल्ट और जो पर्टिकुलर या रीजनल ज्योग्राफी की बात की, रिटर, मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगाने को आ जाता है, ध्यान रखना है। या आप मेंस का आंसर भी लिखो, इनको इस तरह से बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है। और हम्बोल्ट, रिटर के बारे में, हार्टसॉन शेफर की डिबेट, ये सब आप लिख सकते हो। तो हम्बोल्ट क्लियर हुए, सिस्टमेटिक फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ इनका झुकाव था और रिटर का रीजनल ज्योग्राफी की तरफ था। हु गेव वेट टू मैन एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल सराउंडिंग्स, ठीक है जी। आगे देखते हैं अदर रीजनल ज्योग्राफर। रीजनल ज्योग्राफी में रिस्टोफन का कंट्रीब्यूशन रहा, रेडजेल, हैटनर, इनका भी योगदान रहा है। हैटनर ने क्या बोला, ज्योग्राफी एज एन इडियोग्राफिक यानी कि रीजनल एंड रेदर देन मोनोथेटिक, हमने ऊपर नोमोथेटिक बताया था, नोमोथेटिक उसको सही कर लीजिए, उसको क्या है, नोमोथेटिक नहीं मोनोथेटिक, ठीक है, थोड़ा हो जाता है इतना तो, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना है, नोमोथेटिक नहीं मोनोथेटिक है, ठीक है। रीजनल, हैटनर ने ज्योग्राफी को इडियोग्राफिक और मोनोथेटिक बोला, इडियोग्राफिक यानी रीजनल एंड मोनोथेटिक यानी जनरल ज्योग्राफी। तो इम्पोर्टेंट है हैटनर, ये याद रखना है, इडियोग्राफिक और मोनोथेटिक में इन्होंने ही डिवाइड किया। विडेल डी लाबिलास ने पेज का कॉन्सेप्ट दिया, ये भी हमने बताया है, पेज का कॉन्सेप्ट दिया किसने, विडेल डी लाबिलास ने। प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, जो फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है वहाँ पर हमने डिटेल में बताया है। हार्टसॉन एरियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट दिया एंड विटलसी ने कॉम्पेस टर्म दी। सीधा सीधा ये क्वेश्चन यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि कॉम्पेस टर्म किसके द्वारा दी गई, विटलसे के द्वारा, तो ध्यान रखना है। क्लियर। वी ए अनुचिन, इन्होंने क्या बोला, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, ये कोई एक पूरी चीज़ है, अभी ये टूट गई, डिवाइड हो गई, ठीक है, कुछ एनर्जी भी लॉस होगी, कुछ पार्ट भी इधर उधर होगा, तो इन्होंने अनुचिन ने, वी ए अनुचिन ने बोला होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, मीन्स ये है, ये ज़्यादा है किससे, इसके पार्ट से, तो ये ध्यान रखना है, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, लाइन लिख लेना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप सीधे तौर पर बता देना है, ठीक जी। अब देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। ग्रेजुएशन टाइम के 11-12 से ही देखते आ रहे हो आप, ज्योग्राफी दो ब्रांच में बट गई थी 11th क्लास में ही, ठीक है, 11th में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है एंड 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी, तो यहाँ से ही डिवाइडेड हो गया था फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ग्रीक्स क्या थे, ग्रीक्स वर द फर्स्ट हु स्टार्टेड दिस ब्रांचेज ऑफ द डिसिप्लिन, सबसे पहले डिवाइड किसने किया, जो ब्रांच बनाई एक तरह से ग्रीक्स लोगों ने। हिकेटियस का झुकाव किसकी तरफ था, ये थोड़ा बैकग्राउंड है, ध्यान रखना, हिकेटियस का झुकाव फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ था, वहीं हेरोडोटस और स्ट्रैबो ने ह्यूमन एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया था, ये भी ध्यान रखना है। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर हम्बोल्ट और इमैनुअल कांट आए, कांट और हम्बोल्ट का योगदान फिजिकल ज्योग्राफी में ज़्यादा रहा, रिटर का झुकाव थोड़ा ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ था। फिजिकल ज्योग्राफी में और कौन कौन आए, रैकलस, डार्विन, सोमरविले
एल्ब्रेस्ट कोपेन, डेविस, एलन चर्चिल, सैंपल, रेडजेल, ये सब इनका योगदान फिजिकल ज्योग्राफी में रहा है। वहीं ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी में फेब्रे, विडेल डी लाब्लास, जीन ब्रून्स, डिमेंगियोन, मार्क जेफरसन, ठीक है, कार्ल ओ सार, इनका भी योगदान रहा है। ठीक है, और भी हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, इन सब का योगदान रहा है। तो ध्यान रखना है, फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, कोई इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फिजिकल में किसके बारे में पढ़ना होता है? फिजिकल स्ट्रक्चर्स के, फिजिकल लैंड फॉर्म्स के बारे में, और ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन एस्पेक्ट्स के बारे में। अब देखिए इसमें आप माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर या कोई भी लैंड फॉर्म्स हो, लैंड फॉर्म्स, ठीक है, क्लाइमेट, ओशियनोग्राफी, ओशियन, इसमें ओशियनोग्राफी, ओशियन से रिलेटेड, ठीक है, सारी चीज़ें, बायोजोग्राफी, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, ये सब हम फिजिकल ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आप रेसिस के बारे में पढ़ोगे, यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन सेटलमेंट, ठीक है, सोशल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कल्चरल, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक, और ह्यूमन में ही हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी देखते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इसमें आप डिफरेंस आराम से बता सकते हो, इसीलिए हमने लिखा नहीं था। अगर आप लिखना चाहते हो ये सब लिख सकते हो एक नीचे टेबल बनाकर, इसलिए थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है। ठीक है, नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए हमने बार बार बता रखा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको नोट्स की PDF सेंड कर दी जाएगी। नोट्स का चार्ज जैसा कि हमने बताया हुआ है 299 पूरे यूनिट का है। ठीक है, तो आप परचेज कर सकते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी वर्सेस कंटेम्पररी ज्योग्राफी। अब देखिए, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी डील्स विद द ज्योग्राफी ऑफ एन एरिया, रीजन और वर्ल्ड एज इट हैड बीन इन द पास्ट। अब देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा था एंशिएंट टाइम में या मीडिएवल टाइम में, सेटलमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, ठीक है, और कल्चर कैसा था, कल्चर भी चेंज हुआ है। ठीक है, कल्चर कैसा था, कल्चर ऐसा तो है नहीं कि सेम रहता है, हमेशा चेंजेस आते हैं उसमें भी। ठीक है, और सोशल स्टेटस कैसा था, ये सब हम किस में, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जो वक्त के साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, पहले क्या था मीडिएवल पीरियड में या एंशिएंट पीरियड में, वो किस में आएगा, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में। जैसे SM अली ने द ज्योग्राफी ऑफ पुराण्स बुक लिखी, उसमें पुरानी चीज़ों के बारे में बताया है, एंशिएंट चीज़ों के बारे में बताया है, इम्पोर्टेंट है। SM अली बुक पूछ सकते हैं, द ज्योग्राफी ऑफ पुराण्स। ठीक है, ये किसने लिखी, SM अली ने, इम्पोर्टेंट है, पूछे गए हैं एग्जाम में। वहीं कंटेम्पररी ज्योग्राफी की बात करें, कंटेम्पररी ज्योग्राफी डील्स विद द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ स्पेशियल डिफरेंशिएशन ऑफ ज्योग्राफिकल फिनोमेना। कंटेम्पररी ज्योग्राफी में जो आज प्रेजेंट में चीज़ें हैं, जैसे अब देखिए GIS उस टाइम पर नहीं था, अब है, GIS का रेलिवेंट है, रिमोट सेंसिंग का रेलिवेंट है, मेडिकल ज्योग्राफी या मेडिसिन टेक्नोलॉजी, आजकल एक नई ब्रांच बन गई है ज्योग्राफी की, मेडिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसी में हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। ये क्या है, कंटेम्पररी इशूज़ हैं, कंटेम्पररी चीज़ें हैं, तो ये एक तरह से कंटेम्पररी ज्योग्राफी हो जाती है। एक नोट करना है, इम्पोर्टेंट नोट है, कंटेम्पररी ज्योग्राफी विल बिकम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छी लाइन है। अब देखिए, कंटेम्पररी ज्योग्राफी है, आज GIS रिमोट सेंसिंग है, कल को ये भी हिस्टोरिकल बन जाएगी, कोई और टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक है, आज AI है, AI का ज़माना है। ठीक है, कल को क्या कुछ सालों बाद ये भी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में कन्वर्ट हो जाएगी।
जब भाप के इंजन की खोज हुई थी, स्टीम इंजन की, उस टाइम पर वो ज़्यादा प्रचलित थी, लेकिन आज वो हिस्ट्री बनकर रह गई है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, या कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कोई और अदर इंडस्ट्री, ये सब उस टाइम पर कंटेम्पररी इशूज़ थे, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में देखें तो ये हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में पढ़े जाते हैं। क्लियर हुआ? The geographies of the past, in fact, are of vital importance to the present geographers. The reconstruction of the geography of the past is necessary to establish a relationship between the past and present distribution of phenomena. हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि पुरानी चीज़ें, देखिए पुरानी चीज़ों से ही तो आप रिलेट करोगे चीज़ों को, ठीक है। अगर आप पुरानी चीज़ें नहीं पढ़ोगे कैसे ज्ञान आएगा? ठीक है, कि कैसे इंडस्ट्रीज़ ओपन हुई, ठीक, कैसे रेलवे चली, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तभी तो टेक्नोलॉजी को आगे इम्प्रूव कर पाओगे। पुरानी चीज़ों का ज्ञान नहीं, अब मान लीजिए आपको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं और आप सीखने चले एआई, कैसे सीख पाओगे? इसलिए हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी आप कंटेम्प्ररी इशूज़ या कंटेम्प्ररी टॉपिक्स को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। ठीक जी, क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी का पार्ट है फोर्थ, फंक्शनल रीजन वर्सेस फॉर्मल रीजन। सिंपल भाषा में बोलें तो फॉर्मल रीजन्स वो होते हैं जहाँ पर कुछ यूनिफॉर्मिटी देखने को मिले, ठीक है, जहाँ पर क्या है, होमोजीनियस नेचर का यूनिफॉर्मिटी देखने को मिले, होमोजीनियस। और वहीं फंक्शनल रीजन की बात करें तो एक तरह से डाइवर्सिटी, यहाँ पर क्या है, विविधताएं देखने को मिले, तो वो फंक्शनल रीजन है। फंक्शनल रीजन यानी कि नोडल रीजन एंड फॉर्मल रीजन यानी कि यूनिफॉर्म रीजन। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी एज इट डील्स विद लोकेशंस एंड साइट्स। ठीक है, स्पेस क्यों पढ़ना, स्पेस का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना जरूरी है? यहाँ हम लोकेशन, साइट के बारे में पढ़ते हैं। वहीं फॉर्मल रीजन इंपॉर्टेंट है, डिफाइन देखना दोनों की। फॉर्मल रीजन्स स्टडीज ऑफ ज्योग्राफी ऑफ रियल प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, वहीं फंक्शनल रीजन की बात करें, जियोमेट्रिक स्पेस ऑन पेपर। फॉर्मल रीजन क्या है, और एक तरह से रियल प्लेस की बात करते हैं, रियल प्लेस की। फंक्शनल रीजन को हम पेपर्स पर बनाते हैं, जैसे आप एक मैप बनाते हो, किसी एरिया में आपको कोई सोसाइटी बनानी है, किसी एरिया में सोसाइटी बनानी है। अब आप बोलोगे यहाँ तालाब बनेगा, यहाँ पर या स्विमिंग पूल बनेगा, यहाँ पर पार्क बनेगा, यहाँ पर बड़े बूढ़ों को बैठने के लिए जगह बनेगी, मीटिंग स्पॉट होगा, बिल्डिंग्स होंगी, बीच से रोड भी निकलेगा गाड़ियों के लिए, यहाँ मेन गेट होगा। अगर आप ऐसा मैप बनाओगे, ठीक है, पेपर पर, ये क्या है, फंक्शनल रीजन हो जाएगा, जियोमेट्रिक स्पेस ऑन पेपर। और फॉर्मल रीजन ये रियल एग्जिट करता है अर्थ सरफेस पर। आपका गांव है, रियल में है, ठीक है, और पेपर पर है, तो वो फंक्शनल रीजन है। क्लियर? फॉर्मल रीजन आर डिफाइंड बाय यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ स्टेट और क्लाइमेट जोन, while functional regions are organized around a central node or focal point like a city and its surrounding commuter areas। ठीक है, फॉर्मल रीजन में जैसा कि हमने बताया यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। फंक्शनल रीजन्स में एक सेंट्रल नोड होता है, और सेंट्रल नोड या फोकल पॉइंट किसके, लाइक अ सिटी, और उसके बाद फिर सराउंडिंग कम्यूटर एरिया होता है। जैसे दिल्ली है, ये क्या है, नोड है, सेंट्रल नोड, ठीक है, एक पॉइंट है, फोकल पॉइंट है। बाहर जो है इसके एनसीआर वाला रीजन, ये इसकी क्या है, पेरीफेरी है या कम्यूटर एरिया है। तो ये किस में आ जाएगा, फंक्शनल रीजन में आ जाएगा। प्लास्टिक स्पेस से क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना है। प्लास्टिक स्पेस उसको बोलते हैं आ स्पेस डेट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स साइज एंड फॉर्म। कोई एक स्पेस जो निरंतर क्या करे, अपना साइज और फॉर्म को चेंज करे।
ठीक है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक स्पेस। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है एक बार शुरू से आपको बता देते हैं। रैपिड 2 मिनट में आपको पूरा सार बता देते हैं। आज हमने अप्रोचेज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, प्रोबेबिलिज्म, कल्चरल और सोशल डिटर्मिनिज्म देखा। डिटर्मिनिज्म में हमने बताया कि यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिव एजेंट है और मैन पैसिव एजेंट है। फॉलोअर्स बताए, इसके फॉलोअर्स देख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेड जेल, सिमिलर लोकेशन लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। एक तरफ ब्रिटेन और जापान का एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट में डार्विन, डेविस, सैंपल, हंटिंगटन, रेड जेल, टेलर, ये सब आते हैं। हंटिंगटन, रिलीजन एंड रेशियल करेक्टर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ क्लाइमेट। वहीं पॉसिबिलिज्म में मैन को एक्टिव एजेंट बताया है। टर्म दी पॉसिबिलिज्म लूसियन फैब्रे ने। फॉलोअर्स हैं विडेल डी ला बिलास, जीन ब्रून्स एंड फ्लोअर। एच बैरोज ने ह्यूमन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया। कार्लोस आर कल्चरल ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। नियो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ग्रिफ टेलर जो कि ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया नियो डिटर्मिनिज्म का। प्रोबेबिलिज्म OH के स्पेट इंग्लिश ज्योग्राफर हैं। वहीं बात करें अगर कल्चरल और सोशल डिटर्मिनिज्म की तो एडवर्ड उलमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। वहीं फिर हमने बात की ड्यूअलिज्म एंड डायकोटोमी की कि ड्यूअलिज्म क्या होता है, डायकोटोमी क्या होती है। फिर इसके बाद हमने जनरल ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल, जितनी भी डायकोटोमी है वो देखी एक एक कर। नींव किसने रखी जनरल ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी की? वारेनियस ने। ठीक है, आगे इसको डिवाइड किसने किया? हम्बोल्ट ने, ये भी बताया हमने। ठीक है, हार्टसोन सेफर की डिबेट के बारे में बताया। डेट याद रख लेना है। नेचर ऑफ ज्योग्राफी बुक किसने लिखी? हार्टसोन ने 1939 में। ठीक है जी। उसके बाद हम्बोल्ट ने यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक, अदर रीजनल ज्योग्राफर रिस्टोफन, रेडजेल, हैटनर, बिलास, हार्टसोन, विटलसे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कॉम्पेस टर्म किसने दिया? पेज कॉन्सेप्ट किसने दिया? पूछे हुए हैं सब। वी ए अनुचिन ने बोला होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। वहीं फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी 11th-12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 11th में फिजिकल, 12th में ह्यूमन। फिजिकल में आप क्या पढ़ते हो ये हमने यहाँ पर पूरा टेबल बता दिया है। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी बता दिए। नोट्स चाहिए तो 299 रुपये में आप ले सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी वर्सेस कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी। ठीक है, हिस्टोरिकल के बारे में बताया कि पुरानी चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे ज्योग्राफी ऑफ पुराण ऐसे मली ने लिखी। ठीक है, कंटेम्प्रेरी वो जो आज के टाइम में रेलिवेंट है, जैसे GIS, रिमोट सेंसिंग, ये। और कुछ नोट भी बताए कि टाइम के साथ जो कंटेम्प्रेरी इशू हैं वो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में कन्वर्ट हो जाते हैं। फंक्शनल रीजन और फॉर्मल रीजन की बात की। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। बाकी जब रीजनल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे इनको डिटेल में, फंक्शनल और जो फॉर्मल रीजन है इनको अभी बहुत डिटेल में पढ़ाना बाकी है। प्लास्टिक स्पेस क्या है? आ स्पेस डेट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स साइज एंड फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। ज्योग्राफी नोट्स चाहिए तो ले सकते हैं। UGC नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका टारगेट चाहे दिसंबर 2025 हो या फिर जून 2026 हो, जो भी एग्ज़ाम देना हो UGC नेट का, ये जितने भी नोट्स है सारे नोट्स एनफ रहेंगे। अभी आगे आगे सारी यूनिट्स आपको कवर कराते चले जाएंगे। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि दिसंबर 2025 में है, उसके लिए भी रेलिवेंट है, ले सकते हो। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर अब तो निकल गया, जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसके लिए। UP असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में वैकेंसी आने वाली है, 25 या 26 में तो आएगी, तो उसकी तैयारी आप कर सकते हो। CUET PG एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो 2026 वाले के लिए। UP PGT का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हो। अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन ये नोट्स बहुत फ़ायदा करेंगे। DSSS PGT जो 2024 वाली वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए फ़ायदेमंद होंगे। NVS KVS ये हमारा जो भी कोई भी पेपर है जिसमें ज्योग्राफी आए, किसी भी राज्य का सेट का एग्ज़ाम हो, तो ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके लिए। ठीक है, डेमो नोट्स चाहिए। डेमो क्या चाहिए, आप तो क्लास ही ले रहे हो तो डेमो यहीं देख लिया होगा।
और अगर फिर भी डेमो नोट चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। एक यूनिट का चार्ज 299 रुपये। कंप्लीट ज्योग्राफी का अगर आपको नोट चाहिए तो 2999 रुपये में कंप्लीट नोट्स है। क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लासेस का कोई चार्ज नहीं है। क्लासेस आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बस नोट्स का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 2 क्लास और बचती हैं ज्योग्राफिकल थॉट की, 2 क्लासेस में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड जितने भी पैराडाइम्स वगैरह हैं, पैराडाइम्स मॉडल्स वगैरह मॉडल्स, ये सब देखेंगे एक क्लास में। एंड जो लास्ट क्लास में हम जितनी भी अप्रोचेज हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, बिहेवियरलिज्म, ये सब देखेंगे, प्लस फेमिनिस्ट ज्योग्राफी, फेमिनिज्म ज्योग्राफी। ठीक है, फेमिनिज्म ज्योग्राफी ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट 2 क्लास में ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। टोटल 8 क्लास, सॉरी ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफिकल थॉट, 8 क्लास में ज्योग्राफिकल थॉट हमने यहाँ कवर कर लेंगे। ठीक है जी। ज्योग्राफिकल थॉट अगर और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो 60 क्लास के आसपास है, एक अलग प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर ज्योग्राफिकल थॉट को और डिटेल में पढ़ सकते हो। रैपिड रिवीजन करना है उसके लिए हमने अलग से बना रखी है। हर तरह की क्लास आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। रैपिड रिवीजन करना है वो भी मिल जाएगी, डिटेल में पढ़ना है वो भी मिल जाएगी, अलग से इस तरह से नोट्स के साथ प्रॉपर पढ़ना है ये भी मिल जाएगा। तो आप कोई सी भी क्लास देख सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।